छोटे लेकिन अपने काव्य सृजन में बहुत बड़े ऐसे एक व्यंगकार हमारे बीच है जिसका नाम है भाई दिनेश बावरा, जिनको बड़ी मुश्किल से आज त्रिपाठी जी यहाँ पकड़ कर ला पाए हैं। ये आज के व्यंग मंचों का लादेन है। अमेरिका को वो नहीं मिल रहा और त्रिपाठी जी को ये नहीं मिल रहा, लेकिन उनने पकड़ के लाया है। जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें दिनेश बावरा, मुंबई। प्रणाम करता हूँ आप लोगों को, बड़े मन से सुन रहे हैं, बधाई देता हूँ। मनोज ने अपना दुखड़ा सुनाया, कहा बलि का बकरा बनाए लोगों ने। मैंने कहा भैया ऐसी बात नहीं है, यहाँ के लोग बड़े होशियार हैं। आप कभी सब्जी मंडी गए होंगे या फल मंडी गए होंगे, तो फल वाला जब अपनी टोकरी सजाता है तो सबसे ऊपर जो माल रखता है वो अच्छा वाला होता है। उस माल की बदौलत नीचे के सारे लाल दिखते हैं। तो हम दो अच्छे माल आ चुके हैं आपके सामने। अभी हमारे नाम पे अगले बिकने वाले, तो आप ऐसा समझना शोरूम के नाम पर गोडाउन का माल खपाने। व्यापारी लोगों में बड़ी अच्छा चर्चा त्रिपाठी जी ने छेड़ दी। बोले, हमने पूछा लेट क्यों हुआ? बोले सब व्यापारी मंडली है, दुकान बंद करने के बाद ही आएगी। तो किरण जी ने कहा यार दिनेश, व्यापारी और कविता समझ में बात नहीं है, ये मजा नहीं आ पाएगा। मैंने कहा गुरु गलतफहमी दूर करो, व्यापारी और कविता। बोले कैसे? मैंने कहा व्यापारी सबसे पहले सवेरे उठता है तो क्या करता है? बोले क्या करता? मैंने कहा भाव देखता है। और कविता के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है हाँ, तो भाव की बात करेंगे। हाँ खींचे, बता के खींचा तो मैं खींच रहा हूं। आदमी सजग होना चाहिए। बड़ा अनुरोध हो रहा था ताली बजाने का, नहीं बजा रहे थे आप लोग। बड़ा 2-3 बार आदमी किरण जी ने कहा, मुझे कोई बुरा नहीं लगा, क्योंकि हम 100 साल से सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रहे हैं। लेकिन जब तक पंडित न कहे जजमान को कि अध्याय कहाँ समाप्त हुआ, तब तक जजमान की हिम्मत नहीं होती कि अक्षत कोई छोड़ दे। तो मैं आपको बता दिया करूंगा कि अध्याय कहाँ समाप्त हुआ, आप वहाँ अक्षर कोई छोड़ देना। हाँ, इस तरीके की बात, थोड़ी सी जिंदा दिली दिखाना, कविता का चेतना दिखाना, कविता सुनने की थोड़ी सी परंपरा, बहुत अच्छी बात कही। मनोज भाई से मैं थोड़ा सा बड़ा हो गया। उन्होंने भैंस की कथा सुनाई और भैंस के पेट से बछड़े को जन्म दे दिया। मेरे को बात पता चला यार, मैंने कहा यार बिहार से तो मैं तेरे से ऐसी गलती कैसे हो सकती है? अध्याय समाप्त हुआ है। मैं जानता हूं इस तरीके की बात उतरती है। बाद में किरण जी ने बताया कि मैं मेट्रो शहर से हूँ, हमारे यहाँ तो बड़ी खतरनाक घटनाएं घटती हैं साहब। हमारा तो सुनने का प्रयोग लेते हैं बहुत सारे। मुझे तो याद है कि मैं एक बार चर्च गेट से गुजर रहा था तो एक महिला ने मेरे पकड़ लिया, बोले मेरे घर चलो। चलो, बोले पैंट उतारो, बोले उतारो, शर्ट उतारो, बोले उतारो। पैंट शर्ट दोनों उतरवा लिया। उसके बाद अपने 5 साल के बच्चे को बुलाई और बोली बेटा तू बोल बेटा नहीं पिएगा तो ऐसे ही दिखेगा। ढंग से ताली बजाना भैया, जिंदा जिंदा आपकी तालियां ढंग से अगर बजेंगी तो कोई अच्छी बात निकल के आने का प्रयास करूंगा। हंसना हंसाना तो लगे रहता है, हंसने से हंसाने से। हाँ, क्या होता है, आज जब मैं कभी भी अखबार उठाता हूँ तो उसमें सबसे पहले अपना भविष्य पढ़ता हूँ। आज सामने उतरा, सबसे पहले अखबार खरीदा, उसमें भविष्य पढ़ा। उसमें लिखा था आज तुम्हें कवि सम्मेलन में अच्छी सफलता मिलेगी, लेकिन बीच बीच में कोई खतरनाक घटनाएं घटेंगी। वो माइक लेके जा रहे थे तो साबित भी हो रहा है। हाँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है कि कविता सुनने के मूड में त्रिपाठी जी को एक मुक्तक दे रहा हूँ। कवि और श्रोता के बीच का संबंध जाहिर करने का प्रयास देखिएगा, थोड़ा सा चेतना दीजिएगा, आप खुलकर बैठिएगा कि कृष्ण जी के बांसुरी के तान में है जान, लेकिन सुनने वाले भी कान राधा जैसे चाहिए। यहाँ कोई
तुलसी कबीर रस खान नहीं, पर कभी होने का सम्मान हमें चाहिए। हम खून देने को खड़े हैं तैयार यहाँ, पर कम से कम आप पसीना तो बहाइए। और माहौल में बदलाव की आंधी अगर लानी है तो एक बार जोरदार तालियां बजाइए। जैसे आगे पहले आप देख रहे हैं प्रकाश है, पीछे अंधकार है, तो मैं प्रकाश वाला कवि हूं। हाँ, अंधकार की तरफ जब जाए तब मत बजाना चलेगा। हाँ, आगे से पीछे जा रहा है, आप देख रहे हैं, एक तो अंधकार का ही कवि था। आपने गलती से उसे प्रकाश में सुना, बड़ा अच्छा लगा, आदरणीय सबको प्रणाम करता हूँ, बड़ा अच्छा वातावरण है। लेकिन मैं कविता से अब आपको जोड़ने के प्रयास में हूँ कि बहुत सारे कवि हैं, आप लोगों को बहुत लोगों को सुनना है। हम लोग तो अपने बम्बई शहर में भाषा से कविता आती है, मराठी। मुझे तो एक बार 17 कवि सम्मेलन में आना था साहब, अपने यहाँ मैं बस में बैठा, तब मुझे मराठी भाषा आती नहीं थी। बस में बैठा तो बाजी वाली सीट पर महिला बैठी थी, बस जो है बहुत देरी से पहुंची वहां पर, और उसके बाद क्या होता, कार्यक्रम समाप्त हो चुका था पूरी तरह। आयोजक मेरे ऊपर भड़क गए, बोले तुमको देखने बुलाया था कि कविता सुनने बुलाया था, तुम इतनी देरी कहाँ लगा दी? मैंने कहा क्या बताऊं साहब, एक बस में, जिस बस में मैं सफर कर रहा था, उस बस के बाजू वाली सीट पर एक महिला बैठी थी, और बस जहां जहां रुकती वो बोलती लौकर लौकर। अध्याय समाप्त हुआ है। तो क्या होती, भाषा की कभी कभी गड़बड़ हो जाती है साहब। मुझे तो याद है, मैं बॉम्बे शहर में था, मेरी स्कूटर की स्टेपनी खराब हो गई। अब मैं बनाने ले गया उसके पास, तो वो मेरे को देखते बोला, यार दिनेश जी आप तो बहुत बड़े कवि। मैंने कहा वो तो हूँ। बोले ऐसा है, तेरे को लड़की से प्यार हो गया है। मैंने कहा मैं क्या करूँ? बोले आपको करना कुछ नहीं, मैं इजहार करना चाहता हूँ। मैंने कहा कर दो। बोले इजहार करने के लिए जो तरीका अपनाना चाहता हूँ वो कविता के माध्यम से करना चाहता हूँ। बोले ठीक, आपको इतना ध्यान में रखना कि वो स्टेपनी बनाने वाला, एक टायर ठीक करने वाला एक आदमी है, उसको एक लड़की से प्यार हो गया, अब वो लड़की के पास इजहार करना चाहता। मैंने कहा अच्छा बता कैसे करेगा? बोले देखो गुरु, ये 2 लाइनें लिखी, आप ठीक कर दो, बस उसके जाके सुना दूंगा। मैंने बोला क्या लिखा तूने? बोले वो लिखा कि मैं जिस पर मरता हूँ वो तेरा ही रूप है, मैं तेरा टायर हूँ, तू मेरी ट्यूब है। मैंने कहा बेटा तू अगर इस तरीके से प्यार का इजहार करेगा तो तेरे ट्यूब में कोई तीसरा ही हवा भरेगा। कि जब से हुआ है तुमसे प्यार, मेरा गणित मेरे बस में नहीं है, हर काम हो रहा है माइनस, कोई काम प्लस में नहीं है। तो जवाब में विज्ञान की अध्यापिका ने कहा कि तेरे प्यार का जादू कुछ यूं छा रहा है, न कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रहा है, न ऑक्सीजन अंदर आ रहा है। इतने खतरनाक तरीके से लोग प्यार का इजहार कर रहे हैं, अपनी अपनी बात, अपनी अपनी चर्चा लोग लेके आते हैं। मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है वातावरण आप लोग दे रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा। लेकिन अब मैं जितनी देर का तक तो आपके मन के द्वार को खटखटा करके अंदर पहुंचने का प्रयास था, अब से जो धारा बहाने की प्रयास करूंगा उसमें थोड़ा सा मन दीजिएगा, थोड़ी सी चेतना दीजिएगा। हंसते हंसते घर पर अगर कुछ लेके जाए तो हमारे भी मन में कोई ना कोई सुकून की पंक्तियां, सुकून की नींद जगह पाती है। आप सिर्फ हंसते हंसते रह जाए तो कोई बात नहीं बन पाती है। मैं सीधे सीधे गई पर आना चाहता हूँ। एक घटना घटी थी साहब, कोई भी पार्टी के लोग हो, थोड़ा सा पार्टी के ऊपर उठना, आदमी बन करके आम जनता के दर्द को सुनने का थोड़ा सा प्रयास करना, फिर कल की सुबह आप उस पार्टी में शामिल हो जाना। फिर आज इस मंच पर जितने भी कवि हैं उस पार्टी के लाइव पर लेवल पर नहीं सुनना। इसलिए से आपको गवाह, मैं तो बंबई में रहता हूँ, भुजबल साहब गए एक नाई की दुकान में बाल कटाने, और नाई काटते काटते पूछ पड़ता, साहब ये तेलगी वाला मामला क्या है? भुजबल साहब बोले तेरा काम बाल काटना, तू बाल काट, तो क्या करना तेलगी उलगी से? फिर थोड़ी देर काटा, फिर पूछ गया साहब ये तेलगी वाला मामला क्या है? साहब फिर बोले अच्छा भैया मैं यहाँ बाल कटाना, तो बाल काटते क्या करना तेलगी उलगी से? फिर थोड़ी देर काटा, फिर पूछ लिया, फिर साहब भड़क गए, बोले एक काम करते मालिक को बुला। मालिक बुलाया गया, मालिक को बोले मैं यहाँ बाल काटने, यहाँ मैं बाल कटाने आया हूँ कि तेरे सवालों का जवाब देने आया हूँ, ये तेरा नौकर मेरे से सवाल करते जा रहा है। तो मालिक ने नौकर को डांटना शुरू किया, बोला अरे जानता नहीं साहब कितने बड़े आदमी है, देश कितने बड़े नेता है, साहब से तू सवाल करता है? नहीं बोला साहब अपने को क्या मालूम साहब को,
अपने को तो ये भी मालूम नहीं कि तेलगी कौन, लेकिन अपन जब भी तेलगी का नाम लेते थे साहब के बाल खड़े हो जाते थे। बड़े-बड़े विवेकानंद, मैं एक सोच रखता हूँ आपके सामने, व्यापारी मंडल के सामने एक सोच रखता हूँ। मार्च महीने में एक ऑडिट रिपोर्ट आती है किसी भी संस्थान की, किसी भी व्यापारी मंडल की, जिसमें घाटा और मुनाफा कितना, स्टॉक में माल है, क्या बचा है, पूरी एक लिस्ट होती है। साहब मैं महाराष्ट्र सरकार से एक सवाल करना चाहता हूँ, क्या 8 साल ऑडिट रिपोर्ट रेवेन्यू डिपार्टमेंट की नहीं है क्या? कितना नासिक में स्टैंप छपा, कितना बाहर बिकने क्यों गया, कितने का पैसा आया, क्या हिसाब किताब 8 साल लगते? तब दिनेश बावरा अपने घर के कोने में बैठ करके व्यंग लिखने की कोशिश करता है। आपकी तालियां मेरे व्यंग की लेखनी को प्रखर करेंगी। थोड़ा सा मुखर होकर सुनना, मैं आपको एक व्यंग देने जा रहा हूँ कि कई पुलिस अफसरों को चपेटे में लेते हुए जब स्टैंप घोटाला मेरे सामने आया तो उस पर मैंने पूरा विचार किया, मन ही मन हर्षाया, सोचा 32,000 करोड़ रुपए सरकार के खाते में नहीं गए, फिर भी किसी मंत्री की कुर्सी नहीं हिली, कोई सरकार नहीं डोली, कोई आर्थिक योजनाएं नहीं गिड़गिड़ाई, ना ही कुछ बोली। सोचा 32,000 करोड़ रुपए अगर सरकार के खाते में चले जाता तो भारत का कौन सा कोना करोड़पति हो जाता, क्या गरीबी की कमर टूट जाती, क्या बेकारी का सूरज ढल जाता। अरे इस पैसे का भी सरकारी दलाल ही फायदा उठाते और 32,000 करोड़ रुपया मिनटों में हजम कर जाते। अब्दुल करीम तेलगी ने अपने ही गांव में झोपड़ी से महल तक का सफर तय किया। जुहू चौपाटी पर बंगला नहीं बनाया, कोई होटल, कोई बियर बार नहीं लिया, बाकड़े पर चाय बनाने वाले को 500 रुपए की टिप दी, गरीबों को नौकरियां, अफसरों को भीख दी, शराब नहीं बेची, चरस गाजी की तस्करी नहीं की, पाकिस्तान को पैसा नहीं भेजा, आतंकवादियों को शरण नहीं दी, इस 2 पंक्ति पर आशीर्वाद देने की हिम्मत जुटाना। अरे 8 साल तक इस धंधे में पला बढ़ा, लेकिन ताजुब है साला चुनाव नहीं लड़ा। देने की कोशिश कर रहा हूं कि 8 साल तक इस धंधे में पला बढ़ा, लेकिन ताजुब है साला चुनाव नहीं लड़ा। जरा आप सोचिए, जब बाकड़ी पर चाय बनाने वाले को 500 रुपए की टिप दिया होगा तो चाय वाला कितना खुश हुआ होगा। अगर उसके बीवी बच्चे होंगे तो घर पे जाके बताया होगा, एक साहब ने 500 रुपए की टिप दी है, खूब कमा कर आया हूँ, उसी पैसे से तेरे लिए साड़ी, माँ के लिए दवा, बिटिया के लिए गुनगुना लाया हूँ। अरे कहता जमाना आ गया है, एक कटिंग चाय देता हूँ तो 500 रुपए पाता हूँ, 5 साल में एक बार वोट देता हूँ तो खाली वादों की गिलास लेकर के घर पे चले आता हूँ। जरा अब आप निष्कर्ष पर आइए, क्या सबसे पहले सजा अब्दुल करीम तेलगी को मिलनी चाहिए? अगर नासिक के प्रेस वालों ने अब्दुल करीम तेलगी को मशीन न उपलब्ध कराई होती तो कहानी जन्म ही नहीं लेती, न इस मोड़ तक आई होती। जब तक ऊपर बैठा सरकारी भान अफसर सब कुछ करके पीता रहेगा, खाता रहेगा, तब तक किसी न किसी रूप में अब्दुल करीम तेलगी देश में आता रहेगा। अध्याय समाप्त हुआ। पूछ लेना चाहिए, नहीं आया तो दूसरा सुना, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आप बड़े अच्छे श्रोता मिले हैं मुझे, बड़ा अच्छा वातावरण है। आपको समझने में देरी लग सकती है, क्योंकि मुझे याद है कि एक लड़का बच्चा देरी से स्कूल पहुंचा तो मास्टर जी ने पूछा देरी क्यों हो गई, देरी पे बात बताता हूँ। तो बच्चा ने कहा मास्टर जी रास्ते में बहुत कीचड़ है, मैं 1 कदम आगे रखता हूँ तो 2 कदम पीछे फिसल जाता हूँ। मास्टर जी गणित के अध्यापक बोले, यार जब तू 1 कदम आगे रखता है और 2 कदम पीछे फिसल जाता तो स्कूल पहुंचा कैसे? तो बच्चे ने कहा मास्टर जी मैं अपने घर की तरफ मुंह करके चलना शुरू किया। हाँ, थोड़ा सा आपको मुखर होना पड़ेगा, थोड़ा सा समझने के लिए दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमने लिखने में नहीं लगाया। हाँ बजा दीजिए, ढंग से बजाइए, ताली। कोई बात नहीं, इसकी बातें होती रहती। बारिश की बातें हमने नेताजी से पूछा, नेताजी इतना पाप करते हो यार, उस पाप का करते क्या? बोले बेटा अपन क्या करते, गंगा जी में जाके धो देते। गंगा मैया के पास पहुंचा, मैंने कहा मैया इतना पाप आपके पास आता है, आप उस पाप का क्या करती हो? बोले बेटा अपन क्या करते हैं, अपन कुछ नहीं करते, अपन समंदर में डाल देते।
समंदर के पास पहुंचा, मैंने कहा मेरे भगवान इतना पाप आपके पास आता है, आप क्या करते हो? बोले बेटा अपन क्या करते हैं, भाप बना करके जब धूप होती है आसमान को दे देते हैं। आसमान की तरफ नजर उठाई, मैंने कहा मेरे भगवान इतना पाप आपके पास आता है, आप क्या करते हो? बोले बेटा अपन क्या करते हैं, सावन भादो के महीने में जिनका होता है उनको वापस लौटा देते। तो आपका पाप आपका पुण्य किस तरीके से आपके पास आएगा आपको खुद पता नहीं है। ये सारे मंच पे वही है जो रात भर आपको जगाने पर जगने पे मजबूर कर रहे हैं। हम तो छोटे पाप हैं। हाँ, तो इस तरीके की बातों को लेकर के आपके बीच में पढ़ने की एक कविता मैं आज को इस दौर में और दे दूं। महिलाएं हैं तो ये शिकायत करेंगी मेरे बारे में कुछ नहीं कहा, मैं बिल्कुल कहूंगा। क्या होता है साहब, महिलाएं बड़ी होशियार होती। मुझे तो याद है कि मेरे घर पे मैं एक दिन पहुंचा तो सब लोग रो रहे थे टेंशन में। मैं पूछा हुआ क्या, तो घर में पूछने की हिम्मत नहीं हुई तो पड़ोसी का बेल बजाया। मैंने कहा आंटी जी क्या हो गया, मेरे घर में सब रो रहे हैं। बोले बेटा वो कुछ नहीं, वो तुलसी का मिहिर मर गया ना। इतना खतरनाक प्रभाव है साहब। एक तो बार माचिस मांगने आ गई मेरे घर पे, तो मेरी बीवी को बोली माचिस चाहिए, तो मेरी बीवी ने मेरी माँ को आगे कर दिया, बोले इनको ले जाओ। ये जहां भी जाती हैं आगे लगाती हैं। तो इस तरीके की निपटाते महिलाएं होती हैं साहब। हम माँ बेटी जब जगह पर होंगी वो लोग समझती होंगी। एक माँ अपनी बेटी की तस्वीर लड़के वाले के पास भेजती है और लड़का वाला देखता है और तस्वीर को देख करके इनकार कर देता है, ये लड़की मुझे पसंद नहीं है। तब उस लड़की और उस माँ पिता पर क्या गुजरती होगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए एक मुक्तक मैंने लिखा है, आपको मुक्तक सीधे सीधे सौंप रहा हूँ। देखिएगा कि लड़के वाले पहुंचे लड़की वालों के घर और बोले मुझे अब लड़की दिखाइए। लड़के ने लड़की देखी बोला ना पसंद है, मुझे तो ऐश्वर्या राय जैसी चाहिए। तो लड़की बोली मेरा भी जवाब अब सुनते जाओ, ऐश्वर्या के चक्कर में जो यूं ही ठुकराओगे। कसम खा के कहती मुसलमान खान की, जन्म भर अटल बिहारी रह जाओगे। महिलाओं के स्वाभिमान में भी कोई बात कहनी चाहिए। बड़ा अच्छा लगा कि आप लोगों ने महिलाओं की बात पर भी मुझे दाद दिया। मैं अंतिम कविता आपको सुनाने के मूड में हूँ और बड़े मन से बड़ी चेतना के साथ। हिंदुस्तान को दो ही चीज बचा सकती है, एक संस्कृत और एक संस्कार। इस दो चीजों को आप ध्यान में रख करके मेरी ये कविता सुनिएगा। बड़े बुजुर्गों के बीच में बिना कोई भूमिका के, पहले जब दादी दादा हुआ जो यहाँ पर है, तिवारी जी हैं, त्रिपाठी जी हैं, कैलाश जी, उनको बात सौंपने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिएगा आप अपने गांव में रहते हैं, एक बच्चा जन्म लेता है, बच्चा जन्म लेते ही बुआ नानी काकी दादी चाची सब जमा होते हैं। उसके बाद बच्चे जब दाई बाहर आती है तो बच्चे की बुआ पूछती है बच्चे की आँख कैसी है। तो जवाब आता था कि बच्चे की आँख चाची पर गई है, बच्चे का गाल दादा पे गया है, बच्चे का ठोट ताऊ पर गया है, ऐसी कुछ प्रतिक्रिया आती थी। अब ऐसा नहीं साहब, अब शहर का बहुत वातावरण खराब हो गया है। नर्सिंग होम में गई माँ जिसको भी प्रेग्नेंट है, आंटी अंकल जमा होंगे, प्रतिक्रिया आई, बच्चे पूछा आंटी ने बच्चे की आँख कैसी है, बोले प्रीति जिंटा जैसी है। बच्चे का गाल कैसा है, गोविंदा जैसा है। बच्चे का पर्सनालिटी कैसी है, सुनील शेट्टी जैसी है। तो मैंने उस मम्मी से पूछा मम्मी जी एक बात बताओ, इसमें तुम्हारा भी कुछ है कि नहीं। बड़े मन से बात करना चाहता हूँ, मंच का एक साधना चाहता हूँ, मंच का भी साथ चाहता हूँ। बड़े मन से आपसे सवाल करना चाहता हूँ। आधुनिक 20वीं सदी में जा रहे हैं, कंप्यूटर पर उंगलियां फिराने वाले लोग हैं। आज के कंप्यूटर युग में भी मेरी माँ बहन प्रेग्नेंट होती है तो अपने घर के कोने में सुंदर से बच्चे की तस्वीर लगाती है, कल्पना करती है कि मेरे कोख में जन्म लेने वाला बच्चा इस तस्वीर के समान सुंदर हो। तो मेरे सवाल का ताली बजाकर समर्थन करना। अगर उस मूक निर्जीव तस्वीर के प्रभाव से पेट के पलने वाला बच्चा प्रभावित हो सकता है, तो क्या आपके द्वारा किए गए कर्मों से बच्चा प्रभावित नहीं होगा। तब मैं आपको एक कविता देना चाहता हूँ, आप इतना टेंशन मत लो। हाँ, ये कुर्सी तो किसी के लिए रखी होगी, मैं टेंशन में आ गया इसको देख के, है किसके लिए। महापौर साहब आए तो वहां जगह बना ली, मैं सोचा यहीं बैठेंगे, ये अभिषेक अतिथि कुर्सी होगी। ये अब तक चौकी हटाई नहीं गई, ये अच्छा लगा।
क्योंकि ये चौकी पे बैठे सब चौकीदार में हवा में खड़ा हो हवलदार है। नहीं ऐसा है दिनेश भाई कि अगर तुम लोग और ज्यादा टाइम लगाएंगे तो बाकी के कभी बैठ के ही सुनने के काबिल रहे। हाँ ये तो भी अच्छा है। हाँ ठीक है, आपने इशारा कर दिया, अच्छा लगा, क्योंकि अब मैं उस काबिल रहा भी नहीं कि इससे ज्यादा पढ़ सकूं, क्योंकि आप मेरी पर्सनालिटी देख ही रहे हैं। हाँ इससे ज्यादा नहीं पढ़ सकता मैं। अंतिम कविता दादा ने इशारा की, दादा के इशारे पे आपको ताली बजानी चाहिए। वही लोग बजा रहे हैं जिनको उन्होंने पैसा देके बिठाया कि मेरे टाइम बजा। हाँ, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे लिए बजाना, कहीं कहीं बाद में मेरी पेमेंट से हिस्सा ले लेना, लेकिन ताली बजा के मुझे जिंदा रखना। मैं कविता सीधे सीधे सुनाता हूँ। देखिएगा कि एक आधुनिक महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चा जन्म लेते ही सर पैर हिलाने लगा और टन 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 तारा चलती है क्या 9 से 12 गाना गाने लगा। माँ परेशान, नर्स हैरान, बड़े से बड़े डॉक्टर आए, लेकिन बच्चे का गाना गाने का कारण नहीं ढूंढ पाए। बच्चे का दूध मांगने का तरीका तो दिल दहला दे। बच्चा गाकर कहता कि मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, वो मेरी मम्मी दूध पिला रही। इन सभी बातों के चलते बच्चे को मना लिया गया। उसके अंदर यह गुण कहाँ से आया, यह जानने का प्रयास किया गया। तो बच्चे ने कहा यह सब कुछ वातावरण की देन है। अगर महाभारत के अंदर कुछ पल की एक कहानी सुनकर अभिमन्यु चक्रव्यूह तोड़ करके अंदर जा सकता है, तो क्या दिन रात गाना सुनने वाला बच्चा गाना नहीं गा सकता है? तो क्या दिन रात गाना सुनने वाला बच्चा गाना नहीं गा सकता है? अरे मेरी माँ ने कभी प्रहलाद की भक्ति कथा सुनी होती, कभी रामायण की चौपाइयां धुनी होती, कभी ओम जय जगदीश हरे गाया होता, कभी श्रीमद् भगवत गीता को हाथ लगाया होता, तब तो मैं राम और कृष्ण के संस्कार को लेकर के आपके घर में आया होता। मेरी माँ ने तो 24 घंटे इंग्लिश चैनल का स्वाद लिया है, इसलिए मेरी माँ ने बेटे को नहीं यम टीवी को जन्म दिया है। मेरी माँ ने 24 घंटे इंग्लिश चैनल का स्वाद लिया है, इसलिए मेरी माँ ने बेटे को नहीं हम टीवी को जन्म दिया है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप ही बताएं, कितने घरों में रामायण है, गीता है, कुरान है, कितने घरों में आरती है, भजन है, भगवान है, कितने घरों में घिसा जाता मलयागिर चंदन है, कितने घरों में अजान है, संध्या वंदन है। अरे इनके अभाव में आखिर क्या हो पाएगा? आज का जन्म लेने वाला बच्चा इलू इलू नहीं तो क्या गीता के श्लोक सुनाएगा। आज भी भारत राम राज्य की कल्पना कर रहा है, न अपने घर में तो सुनील शेट्टी पढ़ रहा है। इसलिए अनुरोध करना चाहता हूँ आज की माताओं से, बहनों से, दादियों से, दादाओं से, काकियों से, काकाओं से कि अपने अंदर पलने वाली पाश्चात्य संस्कृति को मार दे, अपने घर में रामायण गीता रखे, अपने बेटे को राम और कृष्ण का संस्कार, वरना जब आप मरेंगी आपका बेटा आपको जलाने के लिए लेके जाएगा तो राम राम सत्य कहने की जगह कोई फिल्मी गाना गाएगा साहब। तो इतने श्रोता बचे हैं कि मैं रात भर घर भी जाके सुना सकता हूँ। आप घर भी चले जाते तो दूसरा राउंड में घर पे आके सुना देता, क्योंकि 2 नंबर का माल अच्छा नहीं समझा जाता। लेकिन आप लोग सिलेक्टेड लोग हैं, अच्छी बात करने का प्रयास करने के लिए मुझे खड़ा किया गया है। मैं एक कविता आपके बीच रखने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इतनी रात किसका बज रहा है? बजने के बाद भी उसमें से कोई आ रही होगी आवाज, कहाँ हो? नहीं वो आवाज नहीं है, कर्जदार का फोन है। वो ले लिया होगा किसी का, वो रात दिन जब जीवे कोशिश करता होगा। लेकिन चलिए, मंच के सारे लोग हैं। आदरणीय त्रिपाठी जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि व्यंग की बात करना मंच पर कहीं काला दाग न लग जाए। आदरणीय राजेंद्र मालवीय जी, आदरणीय किरण जी जोशी के, आदरणीय लवंशी जी, आदरणीय अशोक भाई जी, बाकी सबको तो आदरणीय कहो, त्रिपाठी जी को आदरणीय कह सकते हैं। नहीं, आपने कह के अपनी पेमेंट पक्की करा दी। मैं भी वही कर रहा था। मैं चाहता हूं कि आप लोग अब तालियां नहीं बजाएंगे तो भी काम चलेगा। बिना भूमिका के एक कविता मैं आपको ऐसे देने का प्रयास कर रहा हूँ, इस कविता में कोई तथ्य निकल जाए तो आशीर्वाद देना। थोड़ा सा मंच का ध्यान कि वैसे तो दान की परंपरा बड़ी पुरानी है, जानी पहचानी है, लेकिन मेरा मानना है कि आज के युग में दान में वही वस्तु दी जाती है जो काम की नहीं रह जाती। अब मेरे दादाजी ने मेरे दादी जी को स्वर्ग पहुंचाने के लिए एक पंडित को एक गाय दान में दी। गाय पंडित के घर पहुंचने से पहले ही रास्ते में सो गई। दादी जी तो टिकी रही, गाय स्वर्गवासी हो गई। दादी जी तो टिकी रही, गाय स्वर्गवासी हो गई।
एक अपने मित्र की क्या घटना सुनाऊं। एक मेरे मित्र ने एक अंधे को नेत्रदान किया। अंधा दिन भर ठीक ठाक चला, रात को घबरा गया, वापस अस्पताल आ गया। मैंने पूछा क्या हुआ मित्र? उसने कहा ये आंख है, डे नाइट चश्मा। भला इस तरीके का भी दान कोई देता है? ये आंख तो सिर्फ दिन के लिए है, इससे रात को तो दिखाई नहीं देता है। मैंने कहा मित्र कोई दूसरा ग्राहक ढूंढ, उसने उजाले की दुनिया वापस पाली है, ये डे नाइट आंख तुझे दे करके उसने नहीं लगवा ली है। ये कविता की यात्रा यहाँ से शुरू होती है। कितने दान गिनाऊं, कितने दान गिनाऊं। भूमि दान, स्वर्ण दान, कन्यादान, दधीच ने हड्डियां दान की, कर्ण ने स्वर्ण दान किया, दान दाताओं की तालिका में अपना नाम सबसे ऊपर लिखवा लिया। अरे विष्णु ने वामन अवतार में राजा बलि को छला था, 3 पग भूमि मांगी थी, तीनों लोग ले चला था, लेकिन सबका उद्देश्य एक था, अधर्म पर धर्म की विजय, कठोरता पर विनम्रता की छाप। लेकिन मेरे माई बाप इन सारे लोगों ने एक दान नहीं किया, उसका लाभ नहीं लिया। अगर ये सारे लोग मतदान कर गए होते तो कुछ भी दान देने के काबिल न रह गए होते। अगर ये सारे लोग मतदान कर गए होते तो कुछ भी दान देने के काबिल न रह गए होते। विश्वास नहीं होता तो आप अपने आप को देख लो, हमें देख लो। हम आज के दानी हैं, लेकिन दाना नसीब नहीं है, पानी नसीब नहीं है, खाना नसीब नहीं है, फिर भी दान देने की औकात रखते हैं और 5 साल सफेद कुत्तों को आबाद रखते हैं।